हेलो यानी जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो विनय ऑल जी? गुड, ऑल गुड। एंड हाउ हैज बीन योर यूके ट्रिप टिल नाउ? बहुत अच्छा रहा विनय जी, और आप जैसे बहुत प्यारे प्यारे लोग यहाँ पर मिले अपने देश के, तो ऐसा लगता ही नहीं कि देश के बाहर हूँ। मौसम इतना अच्छा है यहाँ पर, शहर इतना खूबसूरत है, बहुत मज़ा आया। यूके में आपका अभी तक का अनुभव कैसा रहा? आप 2-3 इवेंट्स में अभी हो चुके हैं, एक पार्लियामेंट में थे, फिर किसी का इवेंट था नेहरू सेंटर में। आपका अभी तक अनुभव जी कैसा जी, रहा? बहुत अच्छा रहा। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे इतने लोग, हमारी कंट्री के लोग जो यहाँ पर बसे हैं इतने सालों से, उनके डाउट्स में क्लियर कर सकी इन महफिलों में जाकर। और इनको इतना इंटरेस्ट है मेरे जम्मू कश्मीर में, ये कितना कुछ करना चाहते हैं यहाँ से मेरे जम्मू कश्मीर के लिए, जानना चाहते हैं मेरी लाइफ के बारे में, मेरे जम्मू कश्मीर के बारे में, और इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। अभी आप यूके में आई तो आपको कैसा लग रहा है? इंटरनेशनली इंडिया की इमेज कैसी है? मतलब आप क्या पर्सपेक्टिव इंडिया का? मैं आपको एक ही चीज़ बताऊंगी विनय जी, जिससे आप खुद समझ जाओगे कि मेरा जवाब क्या है। तो केंसिंगटन में एक गुरुद्वारा है जिसमें मैं गई, सबसे पुराना गुरुद्वारा है इंडिया के बाहर, जो लंदन के केंसिंगटन इलाके में आता है। वहाँ पर मैंने देखा कि लंगर में जो है अंग्रेज़ लोग खाना खा रहे हैं। इंडियंस अंग्रेज़ों को आज खिला रहे हैं, और ये एक लौता गुरुद्वारा नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे गुरुद्वारे हैं जहाँ पे अंग्रेज़ जो होमलेस हो चुके हैं वो इंडियंस की बदौलत आज खाना खा रहे हैं। तो अब मैं और क्या बोलूँ आपको कि इंडियंस कितने प्रॉस्परस हैं, चाहे वो इंडिया में हो या इंडिया के बाहर। इंडियंस यहाँ पर, इंडियन स्टूडेंट्स से जब मैं मिलती हूँ, वो यहाँ पर लॉ की डिग्री, मेडिकल की डिग्री, ऐसे अन्य डिग्रीज, IT की डिग्रीज़ ले रहे हैं। और यहाँ अंग्रेज़ों के अपने लोग, आई एम सॉरी टू से, लेकिन वो रेस्टोरेंट्स में वेटर्स बन रहे हैं। तो ये है कि इनकी कंपनीज़ में आज इंडियंस CEOs हैं। इनकी कंपनीज़ ये रन भी नहीं कर पा रहे हैं तो इनको बेचना भी पड़ रहा है। आई थिंक कोई आप UK की कंपनी टाटा ने खरीद ली रिसेंटली, यस, रेंज रोवर ग्रुप। तो ऐसे मतलब आई डोंट नीड टू से एनीथिंग कि हम आज किस पैमाने पर हैं, ये तो पूरी दुनिया ही देख रही है। पाकिस्तान इंडियन डेमोक्रेसी पर कमेंट करते रहता है, आद्या go back। कश्मीर के ऊपर कमेंट करता रहता है, आप उस पर क्या बोलेंगे? पाकिस्तान कौन होता है किसी भी कंट्री की डेमोक्रेसी के बारे में बोलने वाला, क्योंकि वहाँ तो डेमोक्रेसी है ही नहीं। आपने खुद देखा होगा कि अभी जो हाल ही में उनके इलेक्शंस हुए थे, वहाँ क्या हालात थे। ना वोटर्स की वहाँ इज़्ज़त है, ना आवाम की वहाँ इज़्ज़त है, ना आवाम की वोट्स की वहाँ कोई इज़्ज़त है। बैलेट बॉक्सेस में चोरी हो रही है। ये भी सुना गया कि जो आवाम ने वोट किया था, सब ने शायद इमरान खान के लिए वोट किया, जो जेल में है इस वक्त। इतनी इज्जत है वहाँ की मिलिट्री को, आवाम की, कि जिसको वो पसंद करते हैं उसको जेल में रखा गया है, आप सोचिए। लेकिन वो भी जहाँ तक मैंने सुना है, रिज़ल्ट्स जब निकले तो उन्होंने पूरे रिज़ल्ट्स को मैनिपुलेट किया और नवाज़ शरीफ को जिताया, क्योंकि वो चाहते ही थे नवाज़ शरीफ को जिताना। और नवाज़ शरीफ जो आप सोचिए वो बैन हो चुके थे पॉलिटिक्स से बिकॉज ऑन ग्राउंड्स ऑफ करप्शन, उसको वापस लाया। यानी कि सही क्लियर बात है कि ये चाहते हैं कि कोई करप्ट आदमी रहे ताकि सारे मिलकर खाएं, आवाम को लूटें। और मतलब खुद अपने रूल्स को फॉलो नहीं करते। जब उन्होंने खुद उसको, पाकिस्तान के लॉ ने खुद उनको बैन किया था पॉलिटिक्स से, फिर उनको लाकर प्राइम मिनिस्टर बना दिया। मतलब आई थिंक ये ऐसी सिचुएशन में ऐसा कंट्री किसी की डेमोक्रेसी के बारे में क्या बोल सकती है। आपने अभी बिल्कुल रिसेंटली कमेंट किया यहाँ पर स्पेशली यूके पार्लियामेंट में कि आई एम नॉट मलाला, तो किस संदर्भ में बोला आपने, क्यों उस पर इतना स्ट्रेस किया? इसमें बहुत सारी मीनिंग्स हैं। आई एम नॉट मलाला का एक रीज़न ये भी है कि मलाला एक ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे टूल किट गैंग मेंबर्स हैं जो इंडिया को डिफेम करते रहते हैं। आते तो हैं खुद रेफ्यूजी बन के, और उसके बाद यहाँ बैठकर ISI का एजेंडा पूरा कर रहे हैं। मलाला यूसुफजई की हम एग्जाम्पल ले लें, उसको यहाँ किस लिए लाया था? वो रेफ्यूजी क्यों बनी? क्योंकि उसको एजुकेशन नहीं मिल रही थी उसकी कंट्री में, उसको गोली मारी गई। गोली इसलिए मारी गई क्योंकि वो एजुकेट होना चाहती थी। तो एजुकेशन प्राप्त करने से रोका जा रहा है उनकी कंट्री में लड़कियों को। तो उसका काम ये था कि यहाँ पे रेफ्यूज स्टेटस पे आए। उसके बाद उसको नोबेल प्राइज़ दिया गया, उसको मिलियंस ऑफ पाउंड्स की फंडिंग की गई। किस लिए की गई? ताकि वो इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की जो लड़कियां हैं उनके एजुकेशन के लिए कुछ काम कर सके। बनस्बत इसके वो क्या कर रही है? वो टूल किट गैंग मेंबर बन गई है, ISI का एजेंडा पूरा कर रही है, इंडिया को डिफेम कर रही है। क्या ये इस काम के लिए वो आई थी यहाँ पर? और आपने और दूसरा, हाँ जी, दूसरा और एक चीज़ ये है कि डिफेम करने से पहले उसको ये भी सोचना चाहिए, जब वो एजुकेशन के लिए उसको काम करना है। इंडिया में ऐसी कौन सी लड़की है भाई जिसको एजुकेशन नहीं मिल रहा है,
जिसको एजुकेशन से रोका जा रहा है, तो फिर वो इंडिया को क्यों डिफेम कर रही है, ये बात सोचने वाली है। एक तो ये रीज़न है कि मैंने मलाला का जिक्र किया, दूसरा ये भी रीज़न है कि एक पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से लोग यहाँ पे, और बहुत सारी अरब कंट्रीज हैं जो थर्ड वर्ल्ड है, मैं यूएई सऊदी की बात नहीं कर रही, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से यहाँ लोग बचकर आते हैं क्योंकि वहाँ उनको जैसे हालात हैं उससे असाइलम लेना होता है और यहाँ आते हैं। हमें तो ऐसी हालात नहीं है, तो ये उनके लिए भी एक स्टेटमेंट था। एक और स्टेटमेंट है कि बहुत सारे लोग इंडिया से भी शॉर्टकट ढूंढने के लिए, खास करके जो मुस्लिम तबके के लोग हैं, खास करके मैं अफसोस से कहना चाहूँगी कि जो जम्मू कश्मीर के कई लोग हैं यहाँ रेफ्यूजी स्टेटस लेकर आते हैं क्योंकि दैट्स द ईजी वे आउट, फिर आकर इंडिया को यहाँ पर डिफेम करते हैं। तो उनको भी एक करारा तमाचा था कि ये इसको एक आप बिजनेस ना बनाओ, क्योंकि जो सच बात है वहाँ से सच को निकलना बहुत ज़रूरी था। अभी आपका रिसेंटली फिसी ने एक इवेंट किया था नेहरू सेंटर में, मैं भी वहाँ पर था, तो आपने एक काफ़ी पावरफुल स्टेटमेंट बोला कि कश्मीर इज़ वेरी सेफ नाउ एंड आई थिंक मे बी मोर सेफर देन स्टेट्स लाइक बंगाल, राइट? या तो वो संदर्भ क्या है? बिकॉज मेरे ख्याल से आप ये बोलना चाह रहे हैं कि अभी आफ्टर आर्टिकल 370 एब्रोगेशन कश्मीर में काफ़ी हालात चेंज हो गए हैं। हालात चेंज हो गए हैं क्योंकि अभी जो डंका है हम नेशनलिस्ट का है, इससे पहले जो डंका था ये उनका था जो पाकिस्तान सपोर्टर्स थे। कुछ 700-800 लोग थे हुआ पेट्रोनाइज्ड बाय सैयद अली शाह गिलानी, यासीन मलिक, लेकिन गिलानी साहब फौत हो गए, यासीन मलिक जेल चला गया, आसिया अंद्राबी जेल चली गई। इसके बाद अब डंका किसका है? हम नेशनलिस्ट का है। अब हम जो है अपना तिरंगा प्राउडली उठाकर चलते हैं कश्मीर में, अब हमारा डंका है। और अगर कोई हम खुद, एंड इट्स नॉट जस्ट मी, ट्रस्ट मी, मेरे जैसे हज़ारों लाखों कश्मीरी हैं जो नहीं टॉलरेट करते अगर भारत माँ के बारे में कुछ गलत बोला, खुद, एंड इट्स नॉट जस्ट मी, ट्रस्ट मी, मेरे जैसे हज़ारों लाखों कश्मीरी हैं जो नहीं टॉलरेट करते अगर भारत माँ के बारे में कुछ गलत बोला जाए। आपने शायद देखा होगा 15 अगस्त को पिछले साल किस तरह हर घर तिरंगा चल रहा था, हर घर में तिरंगा उठाया जा रहा था, यहाँ तक कि बुरहान वानी के वालिद साहब ने भी तिरंगा उठाया और उन्होंने वीडियो पे आके बोला कि किसी ने मुझे फोर्स नहीं किया। इट वॉज अ चेंज ऑफ हार्ट। इट वॉज इनफैक्ट आई डोंट थिंक कि वो कभी भी गलत सोचते थे, बट उनके बेटे जो हैं गलत सोबत में जाकर फंस गए, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। तो आपने ये भी बोला कि श्री ने काफ़ी उनको मदद की थी उन्होंने, उनके फादर। जी, ऐसा हमने सुना, मैंने डायरेक्टली उनसे नहीं सुनी ये बात, लेकिन मैंने उनकी फ़ोटोज़ देखी श्री रविशंकर जी के साथ, एंड मुझे लगता है कि वो वहीं से हील होकर आए हैं, बिकॉज ही सीम्स अ हैप्पियर पर्सन टुडे, एंड आई फील दैट एवरी every set of parents in Kashmir deserves this peace and happiness कि उनके बच्चे जो हैं मिलिटेंसी में नहीं जा रहे हैं, उनके बच्चे ड्रग्स की तरफ नहीं जा रहे हैं, they deserve that peace and happiness जो उनको आज मिल रही है। थैंक यू सो मच ऐना जी, आपने यहाँ यूके में आकर, लंदन में आकर 5 जन को समय दिया, अपना कीमती वक्त यहाँ पर दिया। थैंक यू सो मच। देश के लिए थैंक यू सो मच।